हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो अब हम अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 19 करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स यूनियन और फाइंड यूजिंग रैंक एंड पाथ कंप्रेशन। तो हमने डिसजॉइंट सेट तो समझ लिया था पिछले वीडियो में, और हमने यूनियन और फाइंड का कोड भी समझ लिया था ना। बड़ा इजी था फाइंड का कोड और यूनियन का कोड दोनों देख लिया था। ठीक है, बट मैंने याद करो उस वीडियो के एंड में एक प्रॉब्लम बताई थी ना कि मान लेते हैं ट्री बहुत ऐसे लंबा हो जाता है ना, ऐसे लंबा होता गया तो ये फाइंड का फंक्शन बहुत बार बार रिकर्सिव कॉल ऐसे जाएगा, है ना, तो बड़ा लंबा हो जाएगा वो। तो उसको फिक्स करने के लिए हम ना एक चीज़ सीखेंगे यहाँ पर, रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन के हिसाब से यूनियन और फाइंड को लिखेंगे। ये कोड बिल्कुल सेम होगा, बस एक दो चीज़ ऐड करेंगे ना, हमारा रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ और मैं बता दूं कि लास्ट टाइम याद है मैंने जो नोड लिया था उसमें A B C D ऐसे यूज़ किया था। बट जनरली क्या होता है ना, क्वेश्चन में ना नोड्स दिए रहते हैं। याद करो ग्राफ के क्वेश्चन में क्या दिए रहते हैं कि नोड्स की नंबरिंग 0 1 2 n-1 दे रखा होता है। तो इस बार मैं जो एग्जाम्पल लूँगा ना उसमें 0 1 2 ऐसे करके नंबरिंग कर दूंगा। ठीक है, 0 1 ऐसे करके नंबरिंग करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और क्वेश्चंस जो आएंगे ना उसमें ज़्यादा रिलेटेबल भी लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो इस बार मैंने नोट्स है ना 0 1 2 3 करके लिया है। और याद करो इससे पहले मैंने क्या किया था, एक पेरेंट वेक्टर बनाया था और एक जो एलिमेंट्स थे A B C D उसका एक अलग वेक्टर था। इसमें फ़ायदा क्या है ना, जैसे जीरोथ नोड है तो जीरोथ नोड का जो पेरेंट है वो मैं इसी में स्टोर कर लूँगा, है ना। पेरेंट एक ही वेक्टर में ना दोनों काम हो जाएगा, है ना, अलग से एलिमेंट को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे लास्ट टाइम किया था। तो जैसे मान लेते हैं मुझे जीरो का पेरेंट जानना है, जीरो का पेरेंट कौन है। ठीक है, तो अभी तो याद करो स्टार्टिंग में क्या होता था, सारे लोग एक ही से अलग अलग सेट में होते थे, सब अपने एक एक सेट में होते थे, और उनके पेरेंट भी खुद होते थे। तो जीरो का पेरेंट कौन है, जीरो, वन का पेरेंट कौन है, वन, टू का पेरेंट कौन है, टू, थ्री, फोर, 5 6 7। तो सारे अभी एक एक सेट में सबका सेट का साइज़ अभी वन ही है ना। और सब आप अपने सेट के खुद लीडर है सारे लोग। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं हमने सेम वैसे यूनियन वाला कमांड लगा कर यूनियन वाला फंक्शन कॉल कर करके मान लेते हैं इस जो नोड्स है ना इनको हमने कनेक्ट कर करके कुछ ऐसे बना दिया। मान लेते हैं ज़ीरो, फिर यहाँ पर वन, सॉरी, यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, यहाँ फाइव, और यहाँ सिक्स। मान लेते हैं हमने कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, अब ठीक है यूनियन मान लेते हैं हमने लगा के ऐसा कर लिया। अब मान लेते हैं कि फाइंड मैं कर रहा हूँ सिक्स, मान लेते हैं फाइंड सिक्स कर रहा हूँ। तो ठीक है, फाइंड में मैं क्या करता था, मैं आता था सिक्स के पास और पूछता था सिक्स से क्या याद है फाइंड का फंक्शन क्या था, इंट ऑफ आई, जिसका निकालना है मुझे पेरेंट, और पेरेंट वाला वेक्टर भेजते थे, है ना, पेरेंट वाला वेक्टर भेजते थे। तो याद करो मैं क्या बोलता था कि अगर पेरेंट ऑफ आई अगर आई के बराबर हो गया तो मतलब यही मेरा पेरेंट लीडर रहा होगा, तो रिटर्न आई कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ठीक है, उसके पेरेंट पर कॉल कर देंगे फाइंड को, फाइंड पेरेंट ऑफ आई, उसके पेरेंट के पास जाके पूछेंगे और पेरेंट वेक्टर तो भेजेंगे ही। ये फंक्शन याद होगा आपको, पिछले बार लिखा था हमने। तो ठीक है, सिक्स के पास आए, फिर सिक्स बोला कि भाई मेरा पेरेंट फाइव है तो फाइव के पास जाओ। फाइव बोलेगा भाई मेरा पेरेंट फोर है, फोर के पास जाओ। ये बोलेगा थ्री है, ये बोलेगा ज़ीरो है, ज़ीरो का पेरेंट खुद ज़ीरो, ये ज़ीरो ही लीडर है ना, ज़ीरो ही लीडर है। तो मान लेते हैं कि ये हमने अपडेट कर दिया यहाँ पर पेरेंट वाले वेक्टर में, मान लेते हैं अपडेट कर रखा है। तब हम जाके ज़ीरो के पास आएंगे तो ज़ीरो बोलेगा कि भाई मैं ही लीडर हूँ, तो ज़ीरो बोलेगा ठीक है मैं ही लीडर हूँ, ज़ीरो भेज दो, मैं ही लीडर हूँ, ज़ीरो भेज दो। ये भी ज़ीरो पास करेगा, ये भी ज़ीरो पास करेगा, फिर हमें जाके ज़ीरो मिलेगा कि अच्छा ये जो सिक्स है इसका जो मेन लीडर है इस सेट का, सिक्स जिस सेट का मेंबर है उसका लीडर वो ज़ीरो है। तो देख रहे हो इतना ऊपर जाना पड़ा फिर वापस आना पड़ा। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे के सारे नोट्स ऐसे लीनियर होंगे, है ना, स्क्यू ट्री बन चुका होगा, तो ओवन लग जाएगा यार ऑपरेशन। तो आप एक चीज़ सोचो ना, आपने एक चीज़ गड़बड़ क्या कर दी। आप एक चीज़ पता क्या कर सकते थे, देखो मैं बता रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट पार्ट जो जिसके लिए वीडियो बनाई गई है। एक बात सोचो, आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि मान लेते हैं आप सिक्स के पास आए थे, ठीक है, मान लिया कि सिक्स को जाना पड़ेगा पहली बार ज़ीरो के पास, फिर ज़ीरो बोलेगा कि भाई, तब इससे ज़ीरो से पता चलेगा वापस जब आएगा रिकर्शन तब पता चलेगा कि ज़ीरो है। तो मैं ना पता है क्या करूँगा, मैं असाइन भी करता चलूँगा, मैं सबको असाइन भी करता चलूँगा कि भाई तुम लोग का पेरेंट ज़ीरो ही है। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं यहाँ 0 से वापस आऊँगा ना, मैं 3 के पास आऊँगा ना, तो मैं 3 को बोल दूंगा कि भाई 3 तेरा जो सेट का लीडर है ना वो 0 ही है। तो 3 बोलेगा चलो अच्छी बात है, मुझे पता चल गया, ठीक है। अब जब मैं 3 से 4 के पास आऊँगा तो मैं 4 को भी बोल दूंगा भाई 4 तुम जिस सेट के मेंबर हो ना उसका लीडर 0 है, तो तुम क्या करो, तुम डायरेक्ट 0 को ही क्यों नहीं पॉइंट करते। तो मैं 4 को बोल दूंगा कि भाई तू अपना पेरेंट ना 0 को डायरेक्ट बना ले, तो क्यों बार बार तू 3 के पास जाएगा फिर 0 के पास जाएगा बताने के लिए कि 0 ही तेरा लीडर है। तो डायरेक्ट 0 से कनेक्ट हो जा। ये हमने कर दिया। 3 तो खैर ऑब्वियसली कनेक्टेड था तो बहुत अच्छी बात है। फिर 4 से मैं रिटर्न आया 5 के पास, तो 5 को भी मैं वही बोलूँगा कि भाई सुन तेरा लीडर जो है ना वो 0 है, तो क्यों 4 के पास जाता है फिर 3 के पास जाता है फिर 0 के पास जाता है, तब तुझे पता चलता है कि तेरा लीडर 0 है। तो क्यों ना तू डायरेक्ट 0 पे पॉइंट करे, है ना। तू डायरेक्ट 0 पे पॉइंट कर ले, डायरेक्ट तुझे पता चल जाएगा कि तेरा लीडर 0 है, क्यों ऊपर जाने की ज़रूरत है। सिमिलरली यहाँ पर 6 के पास भी आऊँगा ना, तो 6 को सेम स्टोरी सुनाऊंगा कि भाई तू डायरेक्ट 0 को पॉइंट कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली तुझे लीडर ही तो बताना है ना तेरे सेट का, तो तू डायरेक्ट उसी को क्यों नहीं पॉइंट कर लेता। तो तेरा पेरेंट भी 0 ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आप खुद सोचो आपका ग्राफ कुछ ऐसा नहीं हो गया, 0 सारे डायरेक्ट तुम्हें इसी ही पॉइंट कर रहे हैं। 3 भी इसे ही पॉइंट कर रहा है डायरेक्ट, 4 भी इसे ही पॉइंट कर रहा है, 5 भी इसे ही पॉइंट कर रहा है, और 6 भी इसे ही पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। 1 और ये 2, ठीक है। देखा फाइंड 6 जब मैंने किया ना तो मैंने कंप्रेस कर दिया पाथ को, इसी को बोलते हैं पाथ कंप्रेशन। देख रहा हमने पाथ को कंप्रेस करके इतना छोटा बना दिया अपने। अब ये ख़त्म हो गया इतना बड़ा, देख रहे हो ये इतना बड़ा ख़त्म हो गया और हमने इतना छोटा कर दिया अपने पाथ को। अब देखो तो 3 4 5 6 का पेरेंट 0 है ना, तो मैं सबका लिख देता हूँ डायरेक्ट। 3 4 5 6 का पेरेंट 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो अब याद करो अगर नेक्स्ट टाइम कोई बंदा बोलेगा फिर से कि भाई फाइंड 6 करके दिखाओ, तो तुम डायरेक्ट 6 से डायरेक्ट 0 पे चले जाओगे, डायरेक्ट पेरेंट वेक्टर में आओगे। भाई 6 की वैल्यू क्या है, 0, भाई वही मेरा आंसर है ना। क्योंकि 6 की वैल्यू 0 है तो मैं 0 के पास जाऊँगा, डायरेक्ट 0 के पास चला जाऊँगा ऐसे, है ना। 0 ये 0 है ना, तो 0 इंडेक्स में चला जाऊँगा डायरेक्ट, और देखूंगा अच्छा पेरेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो यही मेरा लीडर होगा, तो डायरेक्ट मुझे पता चल गया, है ना। आपको पूरा लूप नहीं करना पड़ा, ठीक है, कि पहले आप 6 के पास 6 के बाद 5 में गए, फिर 5 ने कहीं भेजा, फिर 0 के पास आए, है ना। तो देख रहे हो अब एक बार में ओवन टाइम में आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट, है ना, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो आपने क्या किया यहाँ पर, पाथ को कॉम्प्रेस किया, पाथ को कॉम्प्रेस किया, इसी को बोलते हैं पाथ कॉम्प्रेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं पाथ कॉम्प्रेशन। तो हमारे कोड में क्या चेंज आएगा भाई, तो हमारा जो कोड यहाँ लिखा है ना उसमें क्या चेंज आएगा वो मैं बता रहा हूँ। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ इरेज कर दिया, और ये जो हमारा फंक्शन है ना इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कोड में क्या चेंज आएगा वो देखो, छोटा सा चेंज आएगा यार। मैंने क्या बोला था कि जब मुझे नहीं मिलता था यहाँ पर पेरेंट आई इक्वल टू आई नहीं मिलता था, तो मैं क्या करता था, उस आई के पेरेंट को भेज देता था कि उसके पास जाता था कि भाई तुम बता दो। तो पता है इस बार क्या करूँगा, जब रिकर्शन से वापस आऊँगा ना तो देखो क्या करूँगा, इसको मैं घसका देता हूँ थोड़ा, इसको इधर ले आता हूँ। पता क्या करूँगा, अब मैं यहाँ लिख दूँगा कि भाई तेरा पेरेंट है ना, जो तुझसे जो रिकर्शन से रिज़ल्ट आएगा उस तुझे ही असाइन कर दूँगा। तो क्या होगा, ये पाथ कॉम्प्रेस हो जाएगा। देख रहे हो पेरेंट आई इज इक्वल टू फाइंड ऑफ पेरेंट आई कॉमा पेरेंट, तो जो फाइंड रिकर्सिवली जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, जब रिटर्न आएगा मेन लीडर तो डायरेक्ट मैं असाइन कर दूंगा पेरेंट आई को। तो नेक्स्ट टाइम के लिए बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने कोड को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करके लिख दिया है, बिल्कुल कोड सेम है जो बताया अभी, है ना, वही चीज़ था। ये तो पिछले वीडियो में ही सीख गए थे, बस हमने यहाँ एक बस इतना सेक्शन ऐड कर दिया, लिटरली बस ये एक सेक्शन के ऐड करने की वजह से हमारा पूरा पाथ कॉम्प्रेस हो गया और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। सोचो कितना यूनिक है ना कोडिंग, जस्ट एक ये जोड़ा यार उसकी वजह से कितना इंप्रूवमेंट हो गया, ठीक है। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस DSU, है ना। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने क्या सीख लिया अभी, कॉम्प्रेशन सीख लिया ना, पाथ कॉम्प्रेशन, पाथ कॉम्प्रेशन हमने सीख लिया। बट याद करो मैंने टॉपिक में क्या लिखा था, रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन। तो पाथ कॉम्प्रेशन से अच्छा तो कर दिया हमने, बहुत बढ़िया, लेकिन और इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये रैंक वहीं पर काम आएगा। अब देखते हैं रैंक कि मैं किसको बोलना चाह रहा हूँ और रैंक से कैसे इम्प्रूव करेंगे और कोड में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
तो देखो समझने के लिए कंप्रेशन, ये पाथ कंप्रेशन तो समझ लिया था हमने। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि रैंक का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सब वही स्टार्टिंग में एग्जांपल क्या लिया कि सारे सेट अभी सिंगल सिंगल है और सब खुद के ही पेरेंट है, 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि यूनियन बोला गया मुझे 0,1 का, ठीक है। तो ठीक है, 0,1 को मैंने मर्ज करने की कोशिश की। पहले तो देखा कि 0 का पेरेंट कौन है, 0 है, 1 का पेरेंट कौन है, 1 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चलो ठीक है 1 यहाँ लगा दिया, ठीक है, और 0 पेरेंट है अभी भी। तो देखो 1 का पेरेंट मैंने 0 कर दिया, ठीक है, 1 का पेरेंट मैंने 0 कर दिया, है ना, यहाँ पर अपडेट कर दिया, और अभी पेरेंट ये 0 है ना, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि, और एक चीज़ ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि हम ना एक रैंक नाम का वेक्टर मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो 3 4 5 6 0 1 सारे नोड का एक रैंक होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में सारे नोड का जो रैंक है, स्टार्टिंग में सारे नोड का रैंक है वो 0 होगा, ठीक है। 0 रखा अभी मैंने, ये रैंक वेक्टर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सारे नोड का रैंक क्या था, 0 था। यहाँ रैंक में ना ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ रैंक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। अब याद करो, हमने 0 और 1 को जब एक सेट में डाला, मर्ज किया एक सेट में, तो स्टार्टिंग में दोनों का रैंक क्या था, दोनों का रैंक 0 0 था ना, 0 का भी रैंक 0 था, 1 का भी रैंक 0 था। तो जब भी हम दो नोड को मर्ज करेंगे और उन दोनों का रैंक अगर सेम हुआ, तो पता है क्या करेंगे, अगर रैंक सेम हुआ तब, याद रखना मैं बोल रहा हूँ रैंक सेम हुआ तब क्या करेंगे, जो पेरेंट है ना, जो मर्ज होने के बाद जो सेट बना उसका जो पेरेंट है उसका रैंक को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 0 का रैंक हम बढ़ा देंगे, तो 0 का रैंक क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो 0 का रैंक 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब देखते हैं, यूनियन ऑफ मान लेते हैं 1,2 मांगा बोला गया हमसे, ठीक है, 1,2 बोला गया। तो ठीक है, एक काम करते हैं, क्या बोलते थे, 1 का पहले पेरेंट निकालते थे। तो 1 का पेरेंट कौन है भाई, डायरेक्ट पता चल गया यहाँ से, 0 है ना, ठीक है। 1 का पेरेंट 0 है, और तो 1 का पेरेंट कौन है भाई, 0 है, लिख दिया मैंने यहाँ पर, 1 का पेरेंट 0 है। और 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट खुद 2 है। चलो बढ़िया। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं दोनों का रैंक में किसका ज़्यादा रैंक है। 0 का रैंक क्या है भाई, 0 का रैंक 1 है, यहाँ अपडेट कर देते हैं, 0 का रैंक 1 है यहाँ पर, है ना। और 2 का रैंक क्या है भाई, 0 है, ये रहा, आपको यहाँ इस वेक्टर से भी दिख जाएगा। तो भाई किसका रैंक ज़्यादा है, 0 का रैंक ज़्यादा है। तो देखो दिमाग में याद कर लो हमेशा के लिए कि जिसका रैंक ज़्यादा है वो पापा बनेगा, ठीक है, मतलब वो पापा बोले तो वो पेरेंट बनेगा, ठीक है। तो 2 को जब मैं यहाँ लाऊंगा ना, तो 2 का पापा बनाऊंगा 0 को, तो 2 यहाँ आएगा, ठीक है। आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, जिसका रैंक ज़्यादा है आपने उसको क्यों पापा बनाया, तो मैं रीज़न बताता हूँ। याद करो, यहाँ पर 0 था ना, और यहाँ पर 1 था, ठीक है, और 2 था यहाँ पर। तो इसका रैंक 1 था, इसका रैंक 0 था। मैंने बोला कि मैं ना 0 का रैंक ज़्यादा है ना, तो उसको पापा बनाऊंगा, तो मैंने ये कर दिया था। अगर मान लेते मैं ये नहीं करता तो देखो क्या होता, मैं बोल रहा हूँ मैं 2 को पापा बनाता, तो 2 यहाँ रहता, ठीक है, और 0 उसका बेटा बन जाता, ठीक है। और 0 के नीचे ऑब्वियस 1 पहले से था ही। तो देख रहे हो लंबा ट्री कौन सा है भाई, भाई ये ट्री ज़्यादा लंबा हो गया, है ना। अब और अब मैंने क्या बोला था, ट्री जितना से जितना छोटा हो उतना बढ़िया है, जितना से जितना हाइट कम हो उतना अच्छा है। तो हाइट कम किसका है, इसका या इसका, ऑब्वियस इसका हाइट कम है। इसीलिए मैंने क्या बोला, जिसका रैंक ज़्यादा है उसी को पापा बनाओ, उसी पे कनेक्ट करो नोट्स को, ठीक है। ये हो गया लॉजिकल रीज़न, रटना नहीं है, लॉजिकल रीज़न समझ में आना चाहिए। हाइट बचाने के लिए मैंने 0 को पापा बना दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि अभी दोनों का रैंक अलग अलग था, इसका रैंक 1 था, इसका रैंक 0 था, ठीक है। अगर अलग अलग रैंक है ना तब रैंक को बढ़ाएंगे नहीं, 0 का रैंक अभी भी 1 ही रहेगा, बढ़ाएंगे नहीं। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से 2 को हटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ बोली, पहला बोला कि रैंक इक्वल अगर होता, इक्वल अगर है तो किसी एक को पेरेंट बना दो, ठीक है, किसी एक को पेरेंट बना दो, ठीक है, और उसका रैंक +1 कर देना, ठीक है। और अगर रैंक इक्वल नहीं है, इफ़ नॉट इक्वल, अगर दोनों का रैंक इक्वल नहीं है तो भाई पेरेंट को बढ़ाना नहीं है, पेरेंट का रैंक बढ़ाना नहीं है। और पेरेंट कौन बनेगा पता है ना, जिसका रैंक ज़्यादा होगा। मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये सेकंड वाला, कि अगर रैंक इक्वल नहीं है तो जिसका रैंक ज़्यादा था वो पापा बनेगा ना, वो पेरेंट बनेगा, ठीक है। लेकिन इस बार हम +1 नहीं करेंगे रैंक को, ठीक है। +1 तब करते थे जब रैंक इक्वल होता था,
तो यहाँ पर इक्वल नहीं था। 2 का रैंक वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, यूनियन ऑफ 3,4 करते हैं, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं 3 का पेरेंट कौन है। 3 का पेरेंट 3 है, 4 का पेरेंट 4 है, ठीक है। दोनों का रैंक देख लेते हैं। 3 का रैंक 0, 4 का रैंक भी 0 है। तो यार अगर रैंक सेम है तो किसी एक को पेरेंट बना दो। तो मैं ना 3 को पेरेंट बना देता हूँ, ठीक है। और याद करो रैंक सेम है ना। रैंक सेम में मैं क्या करने बोला था मैंने, कि जो पेरेंट बनेगा उसका रैंक +1 कर देना। तो ठीक है, 4 मैंने यहाँ लगा दिया, 4 मैंने यहाँ लगा दिया। 4 का रैंक तो 0 ही रहेगा, लेकिन 3 का रैंक बढ़ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। यहाँ पर 3 का रैंक मैंने क्या किया था, जो पेरेंट बना उसको +1 कर दिया। चलो बढ़िया है। और मैंने क्या बोला, जब रैंक सेम होगा तभी ऐसा करना। और किसी एक को पेरेंट बना दो, जो दोनों का रैंक सेम है तो किसी एक को पेरेंट बना दो, पापा बना दो। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आपने बेनिफिट देख लिया कि रैंक के हिसाब से हम अगर किसी को पेरेंट बनाते हैं, किसी को पापा बना रहे हैं, तो हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारा ट्री का डेप्थ कम हो रहा है। और ट्री का डेप्थ जितना कम होगा उतना फास्ट हम क्वेरी कर पाएंगे, उतना फास्ट हम यूनियन और फाइंड ऑपरेशन लगा पाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि रैंक का क्या सिग्निफिकेंस था और पाथ कॉम्प्रेशन किसे कहते हैं, है ना। इन दोनों की वजह से दोनों में कोड चेंजेस आए। कॉम्प्रेशन की वजह से क्या कोड चेंज आया वो मैंने आपको दिखा दिया थोड़ी देर पहले, है ना। ये वाला था ना कॉम्प्रेशन, पाथ कॉम्प्रेशन का की वजह से मेरा फाइंड वाला कोड ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम यूनियन कर रहे थे, है ना, जब यूनियन कर रहे थे तो रैंक के हिसाब से पेरेंट बना रहे थे, ठीक है। और अगर रैंक सेम है तो रैंक को अपडेट भी कर रहे थे, और उस पेरेंट का रैंक मतलब अपडेट कर रहे थे, है ना। और जिसका रैंक ज़्यादा है उसको पेरेंट बना रहे थे, ठीक है। तो वो वाला कोड ऑब्वियस है, यूनियन वाले कोड में भी चेंजेस आएंगे। तो आपको याद होगा यूनियन वाला कोड कितना सिंपल था, है ना। तो उसमें देखते हैं क्या अपडेट करेंगे हम। तो देखो यूनियन का जो फंक्शन था हमारा लास्ट टाइम जो हमने सीखा था, कुछ ऐसे ही था कि हम 2 भेजते थे कि भाई इसका और इसका यूनियन करना है, एक्स और वाई का, और पेरेंट भेजते थे। इस बार रैंक भी भेज रहे हैं, और आपको पता चल गया होगा कि रैंक क्यों भेज रहे हैं ना, ऊपर थोड़ी देर पहले समझाया था। तो यार वही है, स्टार्टिंग के कोड तो बिल्कुल वही होगा कि चलो एक्स का पेरेंट निकाल लेते हैं, है ना। एक्स का पेरेंट निकाल लेते हैं, कैसे निकालते थे, फाइंड। और हमारा फाइंड फंक्शन हमने ऑलरेडी इंप्रूव कर रखा है, तो वो हमारा कॉम्प्रेशन कर देगा। कॉम्प्रेशन से क्या होगा, तुरंत हमें फाइंड का वैल्यू पता चल जाएगा ना, तुरंत फाइंड रिटर्न करके दे देगा कि पेरेंट कौन है भाई, वाई पेरेंट, है ना। वाई पेरेंट क्या होगा, फाइंड वाई भेज देंगे, है ना। और कंप्रेशन वाला फाइंड चलेगा इस बार तो मस्त, है ना। अब देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि अगर x_पेरेंट, है ना, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लीडर होगा वहाँ का, और y_पेरेंट एक अलग सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, वो लीडर होगा। अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब ऑब्वियस है एक्स और वाई मतलब सेम ही सेट को बिलोंग करते होंगे, तो रिटर्न कर दो ना, यूनियन करने की क्या क्या बात है, अगर दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं तो। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। और लास्ट टाइम याद है हमने क्या बोला था कि हम किसी एक को पेरेंट बना देते थे, है ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिसीजन लेंगे। देखो कैसे, जो मैंने क्या बोला था कि अगर रैंक, जो पेरेंट हमें मिला है, पेरेंट का रैंक चेक करते थे, ठीक है। क्या x_पेरेंट का रैंक ज़्यादा है, अगर इसका रैंक ज़्यादा है रैंक ऑफ y_पेरेंट का उसके रैंक से ज़्यादा है, तो जिसका रैंक ज़्यादा है वो पापा बनने वाला था, है ना। तो मैंने क्या बोला कि भाई पापा कौन बनेगा, x_पेरेंट पापा बनेगा। किसका पापा बनेगा, y_पेरेंट का पापा कौन बनेगा, x_पेरेंट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि x_पेरेंट का रैंक ज़्यादा था। यहाँ तक क्लियर हो गया। और दोनों का रैंक इक्वल नहीं है, इक्वल होता तब ना बढ़ाते हैं रैंक, एक्स पेरेंट का +1 तब करते हैं, इक्वल है अभी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ अगर रैंक ऑफ x_पेरेंट छोटा हुआ रैंक ऑफ y_पेरेंट से, ठीक है। अगर ये केस होता है तो यानी कि किसका रैंक ज़्यादा है, वाई का रैंक ज़्यादा है, तो पापा कौन बनेगा, y_पेरेंट पापा बनेगा। तो यानी कि उससे कनेक्ट करेंगे हम लोग, किसका पापा बन जाएगा, जो छोटा है भैया, एक्स जो छोटा था उसका रैंक छोटा था, तो उसको हमने, उसका पापा हमने वाई पेरेंट को बना दिया। लेकिन एक और क्या था कि भाई एल्स में क्या होगा कि दोनों का रैंक सेम है,
तो दोनों का रैंक सेम है, मैंने क्या बोला था, किसी एक को चुन लो एज अ पेरेंट। तो मैं क्या करता हूँ ना, x_ पेरेंट का पापा y_ पेरेंट बना देता हूँ। किसी को भी चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको चुन लिया। मतलब क्यों, क्योंकि दोनों का रैंक सेम है ना। और रैंक जब सेम होगा तो मैंने क्या बोला था, जो पापा बना है, जो पापा है उसका रैंक प्लस प्लस करना पड़ेगा आपको, है ना। रैंक ऑफ y_ पेरेंट का प्लस = 1 करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने यूनियन को लिख दिया, ऑप्टिमाइज यूनियन है ये हमारा, है ना। रैंक के हिसाब से हमने किया है इस बार, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया यूनियन का कोड, ठीक है। यूनियन का कोड ख़त्म हो गया। तो देख रहे हो कितना अच्छा, जो स्टोरी था बिल्कुल वही लिखा ना, जो स्टोरी बताया बिल्कुल वही लिखा। और कोई भी वीडियो देखे सब ने अच्छा से समझाया, और बिल्कुल यही स्टोरी सुनाया उन्होंने भी। अदर वीडियोज़ आर वेरी गुड, ठीक है। मैंने तुषार की वीडियो पिछले साल देखी थी और काफ़ी अच्छा था उनका भी। तो यार यही हो गया आपका। हमने क्या किया ना, यूनियन फाइंड को ना थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया अभी, है ना। कैसे इम्प्रूव किया, पाथ कॉम्प्रेशन से, ठीक है, और रैंक के मदद से, है ना। और रैंक में के मदद से कैसे हेल्प हो रही थी, मैंने क्या दिखाया था ना आपको, कि हाइट जिसकी कम हो, हाइट जितना कम कर सकें हम ट्री का उतना अच्छा है। तो रैंक वहाँ पर हेल्प कर रहा था हमारा, ठीक है। तो फाइनली हमने डिसजॉइंट सेट यूनियन अच्छे से सीख लिया है, बहुत अच्छे से। इतना ही पढ़ना होता है डिसजॉइंट सेट यूनियन में, इतना ही पढ़ना होता है। ये दो वीडियो में आपको सब पता चल चुका है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चंस बनाना है DSU पे। और DSU पे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर रखे हैं पास्ट में, उस क्वेश्चंस को उठाएंगे और देखेंगे DSU से भी बन सकता है वो, इंटरेस्टिंगली, है ना। DSU से भी बनाएंगे उसको। अब लेकिन मैंने आज क्यों इतने ये DSU पढ़ा दिया, क्योंकि आज का जो लीड कोड चैलेंज है ना वो DSU से बनेगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो के बाद DSU वो वाले जो लीड कोड का चैलेंज है वो मैं समझाऊंगा। तो अच्छा है, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।